स्वागत है सर आपका भारत की उड़ान के इस मंच पर। और आपने अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दर्ज करवाई, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले बात करेंगे भारत की सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार की। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बिहार में अब जो सियासत है, जो राजनीति है, उसको आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि बिहार सरकार में एक अहम भूमिका आपने निभाई है। बिहार की विकास यात्रा में एक अहम योगदान आपका रहा है। तो इस बार जो राजनीति है उसे आप कैसे देख रहे हैं और चुनावी बयार किस ओर बह रही है? ये सही है कि चुनाव आते रहते हैं और हिंदुस्तान में हर 4-6 महीने पे चुनाव आते हैं। इसलिए लोग कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि एक बार सब जगह चुनाव हो जाए। अभी राष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ। हम राष्ट्र जीते, महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते और अब बिहार का चुनाव है। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बता रहा है, लोकसभा के चुनाव को भी अगर आधार बनाएंगे तो करीब 180 सीटों पर हम लोकसभा के हिसाब से आगे। तो अभी बिहार का चुनाव जब होने वाला है, इसमें डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश में सबसे अनुभव वाले, सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर अगर किसी राज्य के पास है तो वो बिहार के पास है। और नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, उसके बाद मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम मिलकर लड़ने वाले हैं और फिर चुनाव जीतने वाले। क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट बहुत हुआ है। पहले बिहार के बारे में परसेप्शन जो था वो बदला है। रोड, बिजली, पानी में बिहार में अब जनरेटर नहीं बिकता है। आप पता कर लें, लालटेन तो बिकना बंद ही हो गया, क्योंकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। अब बिहार के बच्चों को फोटो दिखाना पड़ता है कि ऐसा लालटेन होता था, क्योंकि जो नया जनरेशन है 15-20 साल से जो आया वो लालटेन देखा भी नहीं है, डिबिया देखा नहीं है। हम लोग लालटेन, डिबिया और बोरा बिछा के स्कूल में पढ़े हैं, बिना छत के भी स्कूल में पढ़कर भारत की राजनीति में आए। मैं तो ये मानता हूं कि आज बिहार में रोड सबसे अच्छे, बिजली, पानी और डेवलपमेंट भी हुआ। जब मैं भारत सरकार में मंत्री रहा, कम उम्र में मुझे 99 में ही चांस मिला। यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे नाम रहा। मैं सबसे कम उम्र में सिविल एविएशन मिनिस्टर बना। केंद्र में अनुभव था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश हुआ कि आप बिहार जाइए। और जब मैं बिहार गया तो मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। मीडिया के बहुत से लोगों ने कहा कि आप उद्योग मंत्री बने हैं, बिहार में कौन सा उद्योग है, वहां तो अपहरण उद्योग की बात होती है, आप किस विभाग के मंत्री बने? हमने कहा हम साबित करके दिखाएंगे। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेन बेस इथेनॉल, क्योंकि बिहार में क्या संभावना है, बिहार की बहुत बड़ी ताकत है। जो देश की ताकत है वही बिहार की ताकत है। यानी देश में हमारी बड़ी आबादी है, तो दुनिया को हमसे अच्छा रिश्ता रखना होगा, क्योंकि 140 करोड़ कंज्यूमर भी है। अगर एप्पल को फोन बेचना है तो हमसे अच्छा रिश्ता रखना है, सैमसंग को बेचना है तो हमसे रिश्ता रखना है, किसी कंपनी को बेचना है, क्योंकि कंज्यूमर हमारे यहाँ। बिहार में भी देश की 10% आबादी रहती है, 14 करोड़ आबादी, लेकिन बिहार गोडाउन बन गया था। हर कंपनी चीजें बाहर बनाती थी और बिहार भेजती थी। मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो हमने कहा बनाइए भी बिहार में और बेचिए भी बिहार में। तो लोगों का परसेप्शन बदला। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, यहाँ जो व्यूअर बैठे हैं उनको भी, जो गेस्ट आपके आए हैं उनको सुनकर खुशी होगी कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें बिहार नंबर 1 है। इथेनॉल, जो ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री है, वो देश में सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? बिहार में। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो हमने तय किया कि ग्रेन बेस इथेनॉल बनाएंगे मक्का से। बिहार ही ऐसा स्टेट है जो 3 फसल पैदा होता है। सबसे ज्यादा मक्का, दुनिया में मक्का कहीं जाता है तो बिहार से जाता है। तो किसानों का जो 800-900 रुपए मक्का बिकता था, आज 2400 रुपए बिक रहा है। तो बिहार के किसानों के चेहरे पर लाली आई।
और बिहार का इथेनॉल तमिलनाडु जाता है, केरल जाता है, ट्रक से जाता है। तो मक्का से किसान मक्का पैदा करते हैं, हम उससे इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल से डॉलर बचता है और देश की इकोनॉमी में बड़ा रोल बिहार अदा करता है। ये बिहार बना। आज देखिए बिहार के लोग भी पेप्सी, कोक, कैंपा सब पीते हैं। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ फ्री में क्यों प्रचार करूँ उस कंपनी का। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बनाते थे कहीं और, अब बेचते थे बिहार में। जाइए पटना के आसपास सिर्फ आपको गोडाउन मिलेंगे, वेयर हाउस कहते हैं हिंदी में उसको, अंग्रेजी में वेयर हाउस। वेयर हाउस लोग बड़ी बड़ी कंपनी अगर आटा बना रही है, बेसन बना रही है, वो भी बाहर से बना के भेजती थी। हमने उनसे कहा कि आप बिहार में बनाइए। हमने जो बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है जो बियाडा, उसकी जमीन इतनी महंगी थी, 4 करोड़ रुपए एकड़ थी बिहटा पटना में। मैंने 80% दाम घटा दिया। को लोगों ने कहा साहब बदनामी हो जाएगी, ये बिहार है, लोग कहेंगे। हमने कहा साहब कौन आएगा 4 करोड़ रुपए एकड़ जमीन खरीदने के लिए, कोई घर बनाने थोड़ी आ रहा है। तो हमने रेट कम किया तो एक भी इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन नहीं बची। सारे मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में बना, बड़े बड़े प्लांट बने, सीमेंट के प्लांट बने और इंडस्ट्री में बिहार तरक्की कर गया। तो अगर मुझे मौका ज्यादा नहीं मिला, 1 ही साल मिला, मतलब मैं तो घर बैठा था, फोन आया कि आपको बिहार में जाना है, इंडस्ट्री संभालनी है। तो मैं एमएलसी बना, बिना चुनाव लड़े मंत्री बना, मैंने काम किया। फिर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गए तो वो सरकार बदल गई, लेकिन फिर अब आ गए हैं तो मिलकर काम कर रहे हैं। तो बिहार की संभावना इंडस्ट्री में ही है जी। क्योंकि लोगों को क्या इतना, बिहार के लोग कोई शौक से थोड़ी दूसरी जगह जाते हैं। बिल्कुल। कोई कोई अपनी माँ का आंचल छोड़ के नहीं जाना चाहता, कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। संभावना है कि जितनी बिहार की आबादी है, वहां टाइल बनता है गुजरात में, मोरवी में, अब वहां से 7 दिन लगता है बिहार आने। बिहार में भी बन सकता है टाइल, और 7 दिन में वो जो ट्रक का भाड़ा है, तो दिल्ली से महंगा टाइल बिहार में मिलता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज मिलता है। तो हमने कोशिश की कि बिहार में ही सब चीज बने जी। और यही बात है कि आज हम कह सकते हैं कि बिहार सरकारी नौकरी तो हमने 10 लाख दिया ही, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिली है। और इसलिए बिहार जब इस बार चुनाव में हम जाएंगे, फिर से बिहार में चुनाव जीतेंगे। जी, हम जानते हैं कि बिहार की विकास यात्रा में आपका कितना बड़ा योगदान रहा है, किस तरह से आपने विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाने में एक रफ्तार दी है और बहुत बड़ा अब भूमिका निभाई है, योगदान दी है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब जिस तरह से आपकी मजबूत पकड़ है जमीनी स्तर पर, क्योंकि आपने इतना काम किया है, मजबूत पैठ है आपकी, तो क्या आपके समर्थक ये मांग नहीं करते हैं कि आप बिहार में एक अहम भूमिका में आए और या फिर चुनाव लड़ें? क्या ये अपील नहीं की जाती है आपसे? देखिए, मैं बिहार में 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मैं किशनगंज जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, 75 साल में 1 बार बीजेपी जीती। जब से चुनाव हो रहा है 50 के बाद, तो मैं जीता बीजेपी के सिंबल से। भागलपुर से जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, कभी सबसे बड़ा इतिहास का दंगा, वहां जहां 85% हिंदू आबादी है, 15% मुस्लिम आबादी है, वहां मैं 2 बार लोकसभा का जीता। तो मैं बिहार से तो चुनाव लड़ा ही हूं, लेकिन पार्टी की भूमिका अभी प्रवक्ता की है और हमारे यहाँ खुद नहीं तय करते। अन्य पार्टियों में नेताजी कपड़ा पहनते, तैयार होते, कहते मैं जी चुनाव लड़ूंगा। हमारे यहाँ पार्टी कहती है कि आपको चुनाव लड़ने जाना है, तो पार्टी जो हुक्म देती है वो करूंगा। लेकिन जब भी मौका मिला है, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते, टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते, एचआरडी मिनिस्टर के नाते, कोल मिनिस्टर था तो कोयला झारखंड बट गया था, तब मैंने बिहार में एज ए कोल मिनिस्टर कुछ नहीं किया, लेकिन हर मिनिस्ट्री में देश के लिए तो किया ही। आप देश के जितने एयरपोर्ट आपको चमचमाते नजर आ रहे हैं, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, जब 9/11 हुआ था देश में, दुनिया में, अमेरिका में, तब भारत का सिविल एविएशन मिनिस्टर मैं था। इंडिया में एयर सेफ्टी पे काम हुआ और तब भी हमने बहुत काम तब किया था। आज बिहार में जरूर है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो काम लोगों को याद रहता है। लोग कहते हैं, जो सवाल आप पूछ रही हैं वाजिब सवाल है, लोग कहते हैं कि साहब आप बाराती कब तक बनेंगे,
आप कब आके रोल अदा नहीं करेंगे, ये कहते हैं लोग। तो रोल अदा जब पार्टी देती है, पार्टी ने हमें काम दिया लोकसभा लड़ने का, लोकसभा लड़ा। पार्टी ने कहा केंद्र में मंत्री बनो तो केंद्र में बना। जब मैं राज्य में बना तो कई मेरे जो विरोधी हैं बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि बहुत बड़े नेता बनते थे, भारत सरकार के मंत्री रहे, अटल जी के नवरत्नों में थे, अब देखिए बिहार के मंत्री बने। लेकिन जब विभाग भी मिला तो लोगों ने कहा अच्छा उद्योग मरा हुआ विभाग मिला, लेकिन हमने उसमें भी काम करके दिखाया। तो पार्टी जो भूमिका देगी जरूर करेंगे। अभी तो एक मिशन है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बने। बहुत सी पार्टियां हैं, आरजेडी है, प्रशांत किशोर भी एक पार्टी लेकर आए हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मानते हैं कि देश मोदी जी के साथ चला है, बिहार भी मोदी जी के साथ चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आपने किया। पीएम मोदी जब विकास की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास नहीं होता है तब तक भारत का विकास अधूरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालिया कई दौरे भी उनके सामने आए हैं, कई सौगातें बिहार को उन्होंने दी हैं और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पाकिस्तान को जवाब देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी तो वो भी बिहार की भूमि से ही उनकी ओर से कही गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी फैक्टर जो है वो इस बार बिहार की राजनीति में किस तरह से काम करने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है बिहार और बिहार के लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं। इसलिए पिछली बार भी उनको 40 में 39 सीट दी, इस बार तो हम 30 सीट जीते 40 में। और प्रधानमंत्री अभी भागलपुर आए थे, भागलपुर के बाद झंझारपुर गए, वहीं से ऑपरेशन जो सिंदूर का ऐलान हुआ उससे पहले तो वो वहीं से ऐलान किया था। पाकिस्तान के लोग टकटकी लगा के देख रहे थे कि बिहार में प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे से लौटे थे। जब पहली बार आतंकवाद की घटना हुई, धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पूछ कर मारा गया, आईएसआई या पाकिस्तान की साजिश थी कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा दिया जाए। लेकिन भारत के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने संयम दिखाया और प्रधानमंत्री जब झंझारपुर आए तब कहा ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं होगी। और वो सबक सिखा के फिर वो आए, विक्रमगंज गए, पटना गए और अभी जब आप पूछ रही हैं तो 20 तारीख को फिर सीवान की धरती पर आ रहे हैं। हर महीने प्रधानमंत्री को देखने का, मिलने का सौभाग्य बिहार की जनता को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री पिछली बार गए तो 87,000 करोड़ का पैकेज देकर आए। नया पटना का एयरपोर्ट, हम लोग बिहार के बारे में परसेप्शन बड़ा अलग रहता है। मैं जब दिल्ली आया था तो बिहारियों को ऐसे बुलाया जाता था, लोग कहते थे वो बिहारी, मतलब उसका मतलब जैसे कोई गाली दे के बुला रहा है। तो हम कहते थे भाई हम गौतम बुद्ध के राज के हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी बिहारी थे, हम वहाँ के हैं, भगवान महावीर जहाँ के थे वहाँ के हैं, जहाँ के सम्राट अशोक थे हम वहाँ के हैं, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम वहाँ के हैं। लेकिन अब बिहार में जो लोग भी जाते थे, मेरी पसंद की शादी है वो दिल्ली में है, हरियाणा की हमारी पत्नी रेणु जी हैं और मेरे ससुराल के लोग भी बिहार नहीं गए थे। इस बार जब वो बिहार घूमने आए तो उन्होंने राजगीर देखा, वो गिलास ब्रिज देखा, बोध गया देखा, बिहार की सड़कें देखी। लेकिन एक चीज को देखकर उन्होंने कहा कि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे और आपने एयरपोर्ट नहीं बनाया। हमने कहा तब नहीं बन पाया, लेकिन अब जाइए दिल्ली एयरपोर्ट से कमजोर एयरपोर्ट नहीं दिखेगा। तो बिहार में एयरपोर्ट का तो सौगात पिछली बार ही मिला है। तो बहुत काम हो रहा है बिहार में, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बॉर्डर स्टेट है। लेकिन बिहार के लिए हम लोगों का टारगेट है कि जब नीतीश कुमार जी आए थे तो क्या माहौल था, शाम में 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, जंगल राज था, लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर पढ़ाने आते थे। आज बिहार में लोग जा रहे हैं, बिहार तरक्की कर रहा है, इसलिए इस तरक्की को रोकने नहीं देना है और प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद रहेगा। जी श्रीनिवास जी, आप सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं और इस मंत्रालय को करीब से आप जानते हैं। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, जो दशक की सबसे बड़ी त्रासदी है, कई लोगों को हमने खो दिया है, इसको देखकर आपके जहन में क्या विचार आते हैं और इस तरह के हादसों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, दुर्भाग्य है कि ये घटना घटी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तभी
एयर इंडिया में लैंड, उस वक्त ये तय हुआ था कि नए जहाज लाने, लेकिन उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। यूपीए गवर्नमेंट में नए जहाज आए। जो ड्रीमलाइनर वहाँ एयर क्रैश हुआ है वो बहुत अच्छा जहाज माना जाता है, यानी उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन इसके बारे में एक्सपर्ट ही राय दे सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। एक कमेटी जो होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में बन गई, ये जांच करेगी, क्योंकि जहाज टेक ऑफ किया ये भी लोगों ने देखा, दोनों इंजन फेल हुआ होगा, कभी ऐसा होता नहीं कि दोनों फेल हो जाए, और दोनों कैसे फेल हुआ ये भी जांच का विषय होगा। फ्लैप जो था वो ऊपर था, जहाज ने टेक ऑफ किया ही था। अब उसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं उनकी अलग अलग राय है, मैंने सबकी राय सुनी है, लेकिन मैं मानता हूं कि जांच पर यकीन करना चाहिए। जब जांच होगी तब जरूर उसके बारे में राय बनानी चाहिए। लेकिन ये भी राय सही नहीं है कि सारे एयर इंडिया के प्लेन खराब हैं, लोग बैठना बंद कर दें, ये सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे चेक्स होते हैं। जहाज जितना पुराना होगा, नया जहाज और पुराने जहाज में कोई अंतर नहीं, चेक्स बढ़ जाते हैं, है ना। जो यंग लोग हैं वो कहाँ ब्लड चेक कराते हैं, बीपी कहाँ चेक कराते हैं, लेकिन उम्र बढ़ेगी तो होता है ना, ब्लड शुगर चेक कराओ, बीपी चेक कराओ, चेक्स बढ़ जाते हैं। इस तरह जहाज में भी होता है, जैसे जैसे जहाज की उम्र बढ़ती है चेक्स बढ़ जाते हैं, तो वो एक तय होगा कि कैसे होगा। मैं मानता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही और जरूर इसका जांच होगी तो पता लगेगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बेबाकी के साथ, इतनी ऑनेस्टी के साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और इसी के लिए आप जाने भी जाते हैं। उम्मीद है कि बिहार में चुनाव हैं और आपको हम एक अहम भूमिका में देख पाएंगे, जिस तरह से आपके समर्थक और हम भी अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे समर्थक की तरह आपकी अपील भी वैसी लग रही है, तो आपने बार बार कहा है, लेकिन नेतृत्व जो तय करेगा जरूर किसी न किसी भूमिका में आपको अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको।